ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है महादंगल का। उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में छात्र अक्सर एक नारा लगाते हैं, लड़ो लड़ाई पढ़ने को और पढ़ो समाज बदलने को। लेकिन आज सवर्ण छात्र कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब वो पढ़ने जाएं तो कहीं जातीय भेदभाव के झूठे आरोप में फंस नहीं जाएं। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में देश के हिस्सों में और खासकर उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसमें नेता और छात्र दोनों ही शामिल हैं। लेकिन इसके सियासी मायनों की पड़ताल करने से पहले यूजीसी के नए नियमों का विरोध क्यों हो रहा है वो समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जातीय भेदभाव को लेकर कुछ नए नियम बनाए, जिसमें यह कहा गया कि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार को जाति आधारित भेदभाव माना जाएगा और कमेटी जिसमें कि एक भी सवर्ण सदस्य नहीं रहेगा, उस कमेटी को आरोपी छात्र के खिलाफ 24 घंटे के भीतर ही कार्रवाई करेगी और अगर इन कैटेगरी से जुड़ा कोई छात्र झूठी शिकायत भी कर देगा तो उसे सजा नहीं मिलेगी। इसीलिए देश भर में इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि इस नए नियम में पीड़ित और आरोपी की जाति पहले से तय कर दी गई है। पीड़ित हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से होगा, जबकि अपराधी हमेशा सवर्ण होगा। यानी ये गाइडलाइंस जन्म के आधार पर ही आरोपी और पीड़ित का ठप्पा लगा देती है। अब सवाल है कि जो देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु बनने का सपना जो देश संजो कर बैठा है, क्या वो अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में ऐसा माहौल नहीं पैदा कर सकता जहां बात सिर्फ पढ़ाई की हो, ना कि जातिगत भेदभाव की लड़ाई। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 के मुताबिक भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में शुमार नहीं है। 123वें नंबर पर हमारी पोजीशन बनती है, वो भी आईआईटी दिल्ली की। क्या केंद्र सरकार की प्राथमिकता विश्वविद्यालयों में शिक्षा का सुधार होना चाहिए या फिर कास्ट पॉलिटिक्स जैसे मुद्दों को बढ़ावा देने वाले नियम बनाने पर जोर होना चाहिए? इसीलिए यह मुद्दा कॉलेज और विश्वविद्यालय की दीवारों से निकलकर राजनीति के मैदान तक आ गया है और सवर्ण समाज के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश के 20 से ज्यादा शहरों में बीजेपी के खिलाफ सवर्ण नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफे भी दे दिए हैं। ठाकुर और ब्राह्मण नेता एकजुट होकर इस फैसले के विरोध में उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों को घेर रहे हैं। यह मुद्दा सिर्फ सियासत का नेता छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ, आपको बताते चले, यह मुद्दा सिर्फ सियासत का है या फिर छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज महादंगल में यह पूछना जरूरी हो जाता है, क्या सियासी फायदे के लिए छात्रों को मोहरा बनाया गया है? क्या ओबीसी वोट बैंक के लिए सवर्णों की अनदेखी की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अगड़ा और पिछड़ा ही इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है? आज इन्हीं सवालों पर महादंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले इस मुद्दे पर जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है वो सुनिए। हमारी मांग है इस काले कानून को तुरंत बर्खास्त किया जाए, इस काले कानून को वापस लिया जाए। सरकार कहती है कि बटोगे तो कटोगे और फिर खुद काटने का काम करती है। पहले से ही सवर्णों को दोषी मान लिया गया है। पहले से ही कह दिया गया कि सवर्ण जो है वो आरोपी हैं। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। यूजीसी के इस कानून से, इस नियम से समाज में नफरत बढ़ेगी, समाज में जातीय संघर्ष बढ़ेगा। हम लोग नियम से बाहर जाके कोई काम किया है क्या आज तक? संविधान नियम कानून के तहत ही हम काम करते हैं। उन गाइडलाइन में मुझे ऐसा है भी नहीं कोई दब जाएगा। दूसरे मुद्दे जो चल रहे हैं उनको जो है इसकी आड़ में जो है पाने की जो है कोशिश की जा रही है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हायर एजुकेशन में कुछ गड़बड़ी होती है, उसको ठीक करने के लिए यूजीसी ने जो कदम उठाया है इसका समर्थन करता है। अगर इस तरीके का माहौल शिक्षा में बनेगा तो ये तो बहुत भयानक रूप धारण कर सकता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी निर्णय को लेकर के लोगों के भेद हो सकते हैं, मतअभिमत हो सकते हैं, मुझे लगता है सरकार उस पर विचार करेगी। 10-11 साल में आरएसएस ने पूरी तरह शिक्षा का ऊपर घुस चुकी है।
शिक्षा का पूरी कंट्रोल में ले चुकी है और इसका एक परिणाम है ये यूजीसी वाला मामला। ऐसी चीजों से जातिगत दुश्मनी बढ़ती है। ईसी का जो मुद्दा है वो कोई मुद्दा नहीं है, उसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, ईडब्ल्यूएस के सारे लोग हैं। अगर उन पर अन्याय हो रहा है उसको रोकने के लिए यूजीसी ने कुछ किया है तो कुछ गलत नहीं किया। हमसे तो कोई संविधान मानता नहीं होगा, हम ये लिख के देते हैं, हम सवर्ण हैं इसलिए संविधान को पूछते हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए की पॉलिटिक्स कर रही है तो सवर्णों की अनदेखी से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी 2024 में 19 के मुकाबले कम सीटें लेकर आई तो उसके भीतर एक बेचैनी और छटपटाहट है कि ओबीसी वोट बैंक कहीं हमसे छिटक कर उधर नहीं चला जाए। कुल मिलाकर राजनीति के इस हमाम में सारे के सारे नेता और पार्टियां एक जैसी नजर आ रही हैं। सवर्ण छात्र सड़कों पर हैं, वो अपना हक चाहते हैं, वो इंसाफ चाहते हैं, वो पारदर्शिता चाहते हैं, लेकिन राजनीति अपने लिए इसमें सियासत ढूंढ रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ शाना एनसी जी, आप नेता शिवसेना शिंदे गुट की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उदित राज जी, आप नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद भी आप रहे हैं। नवल किशोर यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी, नेता शिवसेना यूबीटी के हमारे साथ हैं। संजय भट्टागर जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीके दुबे जी, आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उदित राज जी, आपसे शुरुआत करते हुए, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल यूजीसी ने बिल्कुल परफेक्ट नियम, कायदे, कानून बनाए हैं और इससे बड़ा भला होने वाला है छात्रों का। सवर्ण समाज जो सड़कों पर उतरा हुआ है, आपको लग रहा है ये सही कर रहा है या गलत है? चित्रा जी, जब 1990 में मंडल कमीशन आया तो उसका विरोध अडवाणी जी के नेतृत्व में कमंडल यात्रा से शुरुआत हुई। तर्क दिया गया कि नौकरी में सीधे आरक्षण ओबीसी को क्यों दे दिया, इसमें तो निकम्मे लोग आएंगे। जब 2006 में अर्जुन सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर थे तो हायर एजुकेशन में जब रिजर्वेशन दिया तो तर्क दिया गया ये तो बड़ा अन्याय हुआ है। आज की हालत में चित्रा जी अगर हम देखें तो 1341 प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी इंडिया में, जो 46 यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात मैं कर रहा हूँ। ओबीसी के 14 है, तिरुकास के 98 है, एसटी के 22 हैं कितने? आप अभी कह रही थी कि भारत का कोई यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में नहीं है, तो 90 के पहले या उसके पहले तो पूरा 100% जब रिजर्वेशन नहीं था तो सवर्ण ही थे, अभी भी सवर्ण है। अच्छा, और जो 48 यूनिवर्सिटीज हैं, 90 के पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना उदित राज जी। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस थी 89 तक, उसके बाद देश में भी कांग्रेस थी। पहुंचा देते आप तो कांग्रेस के नेता है ना उदित राज जी। नहीं, बात वो क्या नहीं है, सरकारों की जो कमियां हैं उसको घेरिए मत आप जाति से। और उदित राज जी, जरा दर्शकों को बताइए, आप भी तो बड़े अधिकारी रहे हैं, जाति के आधार पर रहे या टैलेंट के आधार पर रहे हैं? सांसद बने रहे, जाति के आधार पर रहे या टैलेंट के आधार पर? नहीं, बोलने दूंगी उदित राज जी, आप मुझे बताइए उदित राज जी, जाति के आधार पर बड़े नेता बने या टैलेंट के आधार पर बने? उदित राज जी बड़े अधिकारी रहे, जाति के आधार पर रहे या टैलेंट के आधार पर रहे, जरा बता दीजिए आप ये बताइए। जहाँ 100% 90% सवर्ण हैं, 90% तक। अरे 90% कैसे आ जाएंगे उदित राज जी? मेरा ये सवाल है, अगर 100% में 90% SC ST OBC है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए उदित राज जी। अरे आप बोलिएगा उदित, ऐसा तो नहीं हो सकता आप एक तरफा बोलकर और चले जाएंगे। आप डिबेट से मुझे हटा दीजिए, एक तरीका नहीं है कि बोलने न दे। आप पलट के सवाल पूछ रही हूँ तो नाराज हो जा रहे हैं। बोल लीजिए, एक तरफा बोलने की आदत पड़ गई है और सुनने की आदत रह नहीं गई है आप लोगों में। बोलिए उदित राज जी, बोल लीजिए, उसके बाद मैं एक्सपोज करूंगी आपको। बोल लीजिए आप। तो क्यों नहीं हमारे यूनिवर्सिटी टॉप में आई? कौन सा SC ST ने रोक दिया? जब एक श्रीकास, एक ओबीसी यूनिवर्सिटी में नहीं रहते थे तो क्यों नहीं टॉप में रैंकिंग में आ गया? क्यों नहीं जेट इंजन बना लिया? क्यों नहीं स्पेस पे चले गए? हर चीज तो कॉपी किया है। जहाँ रिजर्वेशन को कारण बताते। अरे रिजर्वेशन तो बहुत अच्छी चीज है उदित राज जी, लेकिन बड़े जो दलित नेताओं के परिवार वाले हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं
वो गरीब दलितों का आरक्षण खा जाते हैं उदित राज जी। उनका आरक्षण कोई समर्ण नहीं खाता है। उनका आरक्षण, आप मेरी बात सुनिए उदित राज जी, उनका आरक्षण जो बड़े बड़े दलित वर्ग के लोग हैं ना, वो खा जाते हैं। आज भी गरीब दलित गरीब ही क्यों बना हुआ है? आज भी गरीब दलित गरीब क्यों बना हुआ है उदित राज जी? आप तो गरीबों की पॉलिटिक्स करते हैं, जरा बता दीजिए। आरक्षण के बावजूद हमारे दलित गरीब भाई गरीब क्यों बने हुए हैं? ओबीसी आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटीज इम्प्रूव होगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। ये तो आप बताइए। तो आप धर्मेंद्र प्रधान की खुलकर तारीफ करिए ना कि आज तक ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं देखा हमने। उदित राज जी, आपके पास बड़ा शानदार मौका है। आप जो जुबान बोल रहे हैं वही जुबान धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं। आपके पास मौका है, आज खुलकर तारीफ कर दीजिए धर्मेंद्र प्रधान की उदित राज जी। हाँ, कोई मुसलमान या कोई ईसाई विरोध नहीं करता, सवर्ण मानसिकता के लोग विरोध करते, आप लोग विरोध करते, इसीलिए देश का सत्यानाश हो रहा है। हाँ, और जब कहाँ सत्यानाश हो रहा है उदित राज जी? देश तो चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। अगर आपके तर्क को माने, तो दुनिया चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। विकसित भारत की लड़ाई लड़ रहा है वो 2047 के लिए। चाइना की 10 टॉप यूनिवर्सिटी में 7 यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वहाँ कोई पाखंड नहीं है। हाँ, वहाँ पर आप जैसे लोग भी नहीं हैं जो हमेशा रोना रोकर बैठ जाते हैं उदित राज जी। शाम तक जो टेलीविजन पर ग्रह चयन करते रहते हैं कि ग्रहों का, तो वहाँ पर नहीं है। वहाँ पाखंड नहीं, पाखंड को हटाओ। इससे कोई विश्वविद्यालय के साथ पाखंड कहा गया उदित राज? उदित राज जी, विश्वविद्यालय के साथ पाखंड को मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही है? ये बोलते रहेंगे, क्रॉस चेक कीजिए कि आवाज जा रही है नहीं जा रही है। उदित राज जी, मेरा ये सवाल है, आप प्रशासनिक अधिकारी रहे, आप दिल्ली के सांसद रहे, आप बड़े नेता भी हैं, कास्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ था या उदित राज का टैलेंट के आधार पर सिलेक्शन हुआ था? क्या टैलेंट होता है? एक आदमी का पैर, एक आदमी का पांव बांध दिया जाए। क्या गांव में लड़कियां हैं टैलेंट नहीं है? शहर की लड़कियां ही क्यों आगे जाती हैं? टैलेंट जब मौका नहीं मिलेगा, नेपोलियन हैज सेड लॉन्ग बैक, एबिलिटी विदाउट अपॉर्चुनिटी इज नथिंग। क्या टैलेंट होता है? तो अंग्रेजों से मुकाबला कर लो ना, इजराइलियन से करके देख लो। एक हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक गांव से ही आती हैं उदित राज जी। अंग्रेजों की सारी दी गई आप ये मत कहिए कि गांव की लड़कियां, इस तरह की मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। गांव की लड़कियां बहुत टैलेंटेड होती हैं। मामला मत घुमाइए उधर उधर, यूजीसी पर लौट कर आ जाइए, यूजीसी पर लौट कर आ जाइए। उदित राज जी, मेरा ये सवाल है उदित राज जी, जेट इंजन नहीं बन पा, एक फाइटर जेट बना नहीं पाते, एक तोप तो बना नहीं पाए, एक टैंक तो बना पाए। उदित राज जी, मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज। हजारों वर्ष रहा, मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं पाए हो, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप जूझ का मुकाबला कर दो, वहाँ एक मोहल्ले में डबल लारियट मिल जाएंगे। तो कोई रिसर्च को रोक रहा है क्या भाई? मेरा सवाल उदित राज जी आपसे ये है, अगर 100 बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं जिसमें से 10 बच्चे सवर्णों के हैं, 90% ओबीसी SC ST के हैं, तो ये 10% सारा हक मार ले जा रहे हैं उनका। कैसी बात कर रहे हैं उदित राज जी आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप उदित राज जी? और आप लोगों को एक नेता होने के नाते शर्म आनी चाहिए मिस्टर उदित राज। ये जाति की लड़ाई लड़ते रहिएगा, लेकिन गरीब दलितों का हक मैं आप लोगों को नहीं खाने दूंगी। आप जैसे क्रीमी लेयर के लोग सारा दलितों का वो हड़प जाते हैं, गरीब लोगों का, और बैठकर यहाँ पर दलितों की पॉलिटिक्स खेलते हैं। गरीब दलित का कौन लेकर जाता है सारा का सारा हिस्सा? कौन लेकर जाता है? इतने बड़े नेता रहे, बताइए अपने दलितों के लिए क्या किया आपने? और मेरी बात सुनिए, ये गलत बात है उदित राज जी, ये गलत बात है। आपको प्रशासनिक अधिकारी में बड़ा पोस्ट इस देश ने दिया, आप सांसद बने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने, जिसमें सवर्णों ने भी आपको वोट दिया था, और बैठकर यहाँ पर रोना रो रहे हैं आप। अरे जब आप मेरिट की बात करते थे और जब 10% सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, हाँ, छीन लीजिए। करियाप आंदोलन क्यों दे दिया गया सवर्णों को आरक्षण? गरीब सवर्णों को क्यों दे दिया आरक्षण? छीन लीजिए उसको उदित राज जी। दे दिया गया। हाँ, बताइए, इस देश में सवर्णों का आरक्षण दिया गया, ओबीसी SC ST को नहीं दिया गया, बल्कि हाँ, जिसकी जितनी उदित राज को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? उदित राज जो इतने पैसे वाले नेता हैं, जो अधिकारी रहे हैं, उनको या उनके खानदान को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए उदित राज जी? आपके खानदान के लोग क्यों लेते हैं आरक्षण? उदित राज इतने पैसे
पैसे वाले हैं। ओबीसी को कोई अधिकार मिलता, समानता आप लोग गरीब दलितों का आरक्षण लेकर जा रहे हैं, कोई सवर्ण नहीं छीन रहा है। कोई तो सुनेंगे नहीं करता है क्या भाई? जब हमेशा सवर्ण मानसिकता के लोग ही SC/ST OBC के रास्ते में आते हैं, वही विरोध करते हैं। वोट लेना तो होता सब हिंदू हो जाते हैं, और जब लाभ देना होता है तब टैलेंट की और तमाम सारे बहाने होते। तो आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिखाया जो आज तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी नहीं कर पाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? और SC/ST OBC खुश हो जाएगा। तो SC/ST OBC को इस समय बड़े सावधान होना चाहिए कि बीजेपी ही विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं और इरादतन किया है। बीजेपी के नेता बीजेपी ही तो लेकर आई है उदित राज जी। चित भी मेरी पट भी मेरी। कमेटी में कहा जा रहा है 100% SC/ST OBC है, कहाँ रेगुलेशन में लिखा हुआ? सब झूठ प्रचार लिखा हुआ है, लिखा हुआ है उदित राज जी, आप पढ़कर नहीं आए हैं। लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, आपको चैलेंज कर रही हूँ, लिखा हुआ है, आप पढ़कर नहीं आए हैं, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं लिखा कि केवल वही होंगे। हाँ, तो कौन होंगे आप बताइए? उसमें सवर्णों को जगह नहीं दी गई है, उसमें सवर्णों को जगह नहीं दी गई है, इसलिए इतना हंगामा बरपा हुआ है। I read the thing, then I speak, don't misquote. तो बिना पढ़े क्यों चले आए उदित राज जी? इतने गंभीर टॉपिक पर आप कह रहे हैं मैं पहले पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। To prevent rape, whether laws to prevent dowry, there also same ground can be found. उसमें जो दहेज प्रथा है या रेप वाला मामला है, उस कानून में भी इसी आधार पर उसको खत्म करिए कि बिना प्रमाण के रेप का, बिना प्रमाण के। अरे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, कहाँ का आप जा रहे हैं, कहाँ? उदित राज जी, आपको क्या दिक्कत है? उदित राज जी, 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 यानी कि नरेंद्र मोदी ने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत अच्छा काम किया। आप तारीफ कर रहे हैं कि सरकार ने ये काम बड़ा अच्छा कर दिया और इसके लिए तो आप खुद सरकार की पीठ थपथपाएंगे। सरकार साजिश भी तो करा रही है, फिर वही बात, साजिश क्या कर विरोध भी तो करा रही है, अपने लोगों से तरफ विरोध करा रही है, SC/ST OBC को जाल में फंसा रही है। हाँ। और दूसरी तरफ और कि वो भी खुश हो जाए और समझ तो इनको वोट देंगे, इसमें एक साजिश भी नजर आती है। अब इसमें मुझे लग रहा है ना कि कांग्रेस पार्टी के नेता बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहते हैं। वैसे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो नई कमेटी बनी जिसने ये नया ड्राफ्ट UGC का लाया, उसके जो अध्यक्ष रहे वो कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह थे और ड्राफ्ट में OBC को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया जिसके बाद ड्राफ्ट में OBC को शामिल कराया गया। कमेटी ने झूठी शिकायत, आप जरा सोचिए हमारा देश कहाँ जा रहा है कि अगर किसी ने भी झूठी शिकायत कर दी तो फिर जो सवर्ण जाति का छात्र होगा वो खुद को साबित करे कि नहीं आरोप गलत हैं, और जिसने झूठे आरोप लगाए उसके ऊपर कोई मामला नहीं बनेगा ये पाए जाने पर भी कि वो सीधा झूठ बोल रहा है। हमारी सरकार ने ये काम किया, विपक्ष के नेता उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं। OBC की नई पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें एक दौर के कमंडल वाले नए दौर में मंडल बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब शायना NC जी, ऐसे होगा विकसित भारत का निर्माण? शायना NC जी, देखिए चित्रा जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है इसका लक्ष्य क्या है? हमने हमेशा कहा कि कोई भी हायर एजुकेशन हो वहाँ इक्वालिटी की आवश्यकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास रेगुलेशंस चल रहे थे, नहीं चल रहे थे, तो 2026 का ये जो है इट प्रिवेंट्स कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। एक ही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस देखें कि इक्वालिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जहां सेंटर्स हैं EOCs, ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैंडेटरी बने। और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटीज़ तक सीमित नहीं है जहां लोग बोलते हैं अरे हमारा तो प्राइवेट है, ऐसा नहीं चलता है। जब इक्विटी कमेटी होती है तो ये कमेटी क्या करती है, इसका कॉम्पोजिशन जो है वहाँ SC के नेतागण रिप्रेजेंटेटिव्स, STs के रिप्रेजेंटेटिव्स, OBCs के रिप्रेजेंटेटिव्स, महिला है वहाँ, और जहाँ लोग डिसेबिलिटीज तो क्या के हो हैं गया? उनको ये सामान्य वर्ग वाले अछूत थे क्या शायना NC जी? तो ये जनरल कैटेगरी के लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया? वो क्या थे? खत्म करने दीजिए। हाँ देखिए 24
कौन बोल रहे हैं कि जनरल कैटेगरी नहीं है? महिला हाँ, तो मैं देख रही हूँ महिला जनरल कैटेगरी में आगे शाहनैंसी जी बात है। हाँ, महिला जनरल कैटेगरी उसको जनरलाइज कर दीजिए। आपने अगर यहाँ पर SC ST OBC लिखा हुआ है तो उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को अछूत क्यों बनाकर रखा गया? कोई अछूत नहीं, बल्कि इसके पहले जो हमने देखा वो था तुष्टीकरण, वो था अपने वोट बैंक की राजनीति, जो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं होना चाहिए। जब 24/7 हेल्पलाइंस है, समझ लीजिए कि कोई डिस्क्रिमिनेशन का इंसिडेंट है, तो आज आप अपील भी नहीं कर सकते थे, वहां ये 24 घंटे का हेल्पलाइन भी मौजूद है। हाँ। और जहां तक पेनल्टी का सवाल है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जहां आप देखेंगे कि विड्रॉल हो या फंडिंग के रिस्ट्रिक्शंस हो या नॉन कंप्लायंस हो, वहां तहकीकात के साथ साथ कानूनी कार्रवाई। तो सरकार की भूमिका स्पष्ट है कि एजुकेशन इज फॉर वन एंड ऑल, किसी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना मुझे लग रहा है आप गलत बयानी कर रही हैं। आप मेरी बात सुनिए शाहनैंसी जी, झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं है। फर्जी या गलत शिकायत करने वालों पर कोई जुर्माना या कार्रवाई तय नहीं किया गया है, और 24 घंटे में कार्रवाई का जो नियम बनाया गया है, यकीनन उसके गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ेगी। दो दोस्त हैं, आपस में किसी बात पर लड़ बैठे, एक ने जाकर शिकायत कर दी, उसके बाद दूसरा दोस्त यहां पर अपने आप को बेगुनाह साबित करता रहे, और अगर किसी ने गलत भी शिकायत की है, ये साबित हो जाने पर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एज्यूम नहीं किया है, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, मेरी UGC के नियम क्या है पूरी की पूरी लिस्ट है मेरे पास शाहनैंसी जी, मेरे पूरी पास की पूरी लिस्ट है। 4 मुख्य प्रोविजंस है, एक है इक्वल, ये है 4 मेजर प्रोविजंस है जहां इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स के लिए वहां कंप्लायंस के साथ साथ हर एक इंस्टीट्यूशन अगर ऐसी बातें होती तो जनरल कैटेगरी के छात्रों को सड़क पर उतरकर हंगामा नहीं करना होता। इक्विटी मैं नवल किशोर जी आपके पास आऊंगी। किशोर तिवारी जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बोले किशोर तिवारी जी क्या है टेक इस पर? आप लोग भी बड़े खुश हैं कि बहुत अच्छा किया सरकार ने, आज तो सत्ता पक्ष विपक्ष सबके एक जैसे सुर हो गए। किशोर तिवारी जी, हम लोगों को बहुत कम ऐसा नसीब मिलता है जब सारे नेता एक जैसे जुबान में अपनी बात करें। किशोर तिवारी जी, नहीं देखो, मैं 1977 में इंजीनियरिंग में गया था, वहां मुझे SC ST के जो बच्चे रहते थे वो 15-15 साल से कॉलेज में थी। बाद में मैं IIT से उधर भी गया, IIM भी गया, वहीं भी विक्टिमाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता था। लेकिन 2016 के अंदर एक बच्चे की आत्महत्या हुई, फिर दूसरी बच्ची की हुई, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर UGC ने ये बनाया है, और UGC ने बनाया है तो इसका मतलब 2026 का ये एडमिशन है कि अभी भी हम इक्वल ट्रीटमेंट दे नहीं पा रहे। तो ये बात है, और UGC के अंदर अगर कोई आपत्ति है तो जो धर्मेंद्र प्रधान है वो आक्षेप दूर कर दे सवर्णों के। लेकिन मुझे ये बात में अच्छा लगा कि SC ST के लिए कोई एक्ट बीजेपी लेके आई है, लेकिन ठाकुर और पंडित को गुस्सा आ गया, तो अब ठाकुरों को पंडितों का आक्षेप सुन लेना चाहिए सरकार ने, क्योंकि उन्होंने तो वोट दिया। ये तो हिंदू हिंदू करके वोट ले लिए उनसे, वो नाराज है, वो नाराज है, एक बात है। लेकिन सत्य तो ये है, सत्य तो है कि और इसमें खाली ठाकुर पंडित नहीं है किशोर तिवारी जी, इसमें जितनी जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो सब शामिल हैं, इसमें कायस्थ भी हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के गुप्ता जो भी सामान्य श्रेणी में आता है वो सब इसमें शामिल है। किशोर तिवारी जी, नहीं एक देखो चित्रा जी, में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी ने ये एक्ट लाने के बाद जो आग लगी है तो उसमें सब बीजेपी के पदाधिकारी इधर उधर दिख रहे हैं। कहीं तो बीजेपी के विधायक है, कहीं सांसद भी है। वो सब सवर्ण जाति के हैं और सवर्णों के अधिकार के लिए बीजेपी लड़ रही है। तो ये वोटों का ध्रुवीकरण करने के हिसाब से है क्या, मुझे मालूम नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं उसको देख के है क्या, मालूम नहीं। लेकिन मैं एक बात चित्रा जी यहाँ क्लियर कर रहा हूं कि UGC के अंदर पिछले 12 साल में सारे RSS के लोगों को प्राचार्य और वाइस चांसलर बनाया गया है। तो ये लोग अगर किशोर तिवारी जी, आप लोग आरोप लगाते रहे कि RSS में हमेशा जो सवर्ण लोग रहे हैं, ब्राह्मण उसके मुखिया बनते रहे हैं।
अब आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी को लेकर जो नियम आया है, यूजीसी में ज्यादातर आरएसएस के लोग ही हैं, तो पहले तो क्लियर कर लीजिए कि क्या है आरएसएस का टेक आप लोगों को लेकर। तो मैं आ रही हूँ इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। यूजीसी के नए नियम पर विवाद बढ़ता जा रहा है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में यूजीसी के नए नियम वापस लेने की मांग की गई है और यूजीसी बिल वापस लें या फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति दें, ये बोल रहे हैं वो, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी को आज हमने पत्र लिख करके इच्छा मृत्यु की मांग किया है कि हे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप या तो यूजीसी की नए नियमावली को वापस कर लीजिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दीजिए। जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को खपा दिया, उस सब पर पानी फिर गया है और देश के 35% सवर्णों की बहन बेटियों को बलात्कार के लिए इस नियमावली ने मजबूर कर दिया है। आपने तो यह भी रख दिया कि अगर SC, ST, OBC का लड़का झूठी शिकायत कर देता है तो पता लगने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? मोदी जी कृपा करके इसको वापस ले लीजिए, नहीं तो मुझे मरने के लिए अनुमति प्रदान करिए। लगातार इसको लेकर एक वर्ग का विरोध बढ़ता हुआ चला जा रहा है। नवल किशोर यादव जी, मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा हम सब ने बिहार में देखी है। अब देखिए कमंडल वाले मंडल की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं ये बिल लाकर, तो आप लोगों के लिए तो परेशानी ही बढ़ेगी नवल किशोर यादव जी। परेशानी तो उन लोगों को पड़ेगी जिनको समानता से दिक्कत है या दुश्मनी है, और ये पहली बार नहीं है। 1977 में मुंगेरी लाल रिपोर्ट के आधार पे जब कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया था तो सदन के अंदर में भाजपा के लोगों ने उनके मां बहन को गाली दिया था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। 1990 में जब VP सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया तो जो लोग कहते थे कि राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, वो लोग कहे कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। तो जब संवैधानिक आधार पर मंडल कमीशन लागू हुआ तो विचारों में ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं। तो आज सिर्फ देखिए उद्देश्य क्या है, मैंडेट क्या है इसका? मैंडेट तो है ना कि समानता को बढ़ावा देना है। इससे आपको क्या दिक्कत है या किसी को क्या दिक्कत है जो कोई सड़क पे दिक्कत है? नहीं नंबर है। एक, हाँ, झूठे आरोप आप लगाकर चले जाएंगे, मैं साबित नहीं कर पाऊंगी, आपके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं होगा। नवल किशोर यादव जी, दिक्कत इस बात को लेकर है, जो जनरल छात्र है उठकर कुछ भी आप लोग बोल देंगे जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, और वो बेचारा साबित कर, इतना भेदभाव को बढ़ावा मत दीजिए नवल किशोर जी। और आप ये कह रहे हैं मोदी जी ही देश के नए मसीहा हैं, नवल किशोर यादव जी बोल रहे हैं, नए मसीहा लेकर आ गए, यूजीसी का नया बिल, बहुत अच्छा काम कर लिया। देखिए ये आप बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकते? आप यही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं, नहीं बोल सकते हैं ना? क्यों आप ही लोगों को बोलने की इजाजत होगी क्या? आप सुनिएगा तब न समझिएगा। बोलिए बोलिए, समझ ही नहीं हुआ आप लोगों को देख के। आप तो पहले से ही समझे हुए समाज के हैं, आप कहाँ समझिएगा? आपको तो लगता है कि आप मेरिट से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरिट से आई हूँ, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको भी नहीं रखना चाहिए, आपको भी नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल मेरिट से आई हूँ और मेरी जाति पर टिप्पणी करना गंदे बंद कर दीजिए नवल किशोर यादव जी। मैं यहाँ पर मैं मुद्दा नहीं हूँ, मैं मुद्दा नहीं हूँ, मैं मुद्दा नहीं हूँ नवल किशोर यादव जी, मैं मुद्दा नहीं हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं चित्रा त्रिपाठी पर। व्यक्तिगत आप टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत आप टिप्पणी। मैंने जब बात की और शुरुआत किया कि जब समानता और इक्वालिटी को लाने की कोशिश की गई उस समय लोगों ने गाली दिए। एंटी मंडल एजिटेशन किसने किया? आप बताइए, जाति की बात कर रहे हैं तो वही तो मोदी जी अब नए मसीहा बन गए हैं ना। नहीं, मोदी अब तो ओबीसी के नए मसीहा नरेंद्र मोदी। ये तो आप कहते हैं, क्यों आप ही कह रहे हैं? इतना अच्छा काम किया उन्होंने। आपने कब कहा कि 93% विपक्षी नेताओं के खिलाफ में झूठे आरोप लगाए, झूठे केस दर्ज किए इस सरकार ने? आपने डिबेट किया, आप बताइए। आप बहुत उस समय से बात कर रहे हैं, साइलेंट की बात कर रहे हैं। मेरिट की हत्या का डिबेट 1990 में होता है और EWS में मेरिट की हत्या पर आपने क्यों नहीं डिबेट किया कि जब आरक्षण होगा तो मेरिट की हत्या हो जाएगी? एक तरफा डिबेट नहीं चलेगा ना, कोई कहीं तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाइएगा। अब आप कहीं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ कहती है कि हम ओबीसी का जो ये है उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा दिया, लेकिन ओबीसी इंस्टीट्यूशन कहता है
कि ओबीसी का गिनती होना चाहिए, वो माने नहीं, वे पिछले 15 साल से नहीं मान रहे हैं, तो हम उनको तो कभी मान ही नहीं सकते हैं। लेकिन जिस बात पे आप डिबेट कर रहे हैं उसमें प्रमोशन ऑफ इक्विटी अगर उसका मैंडेट है तो प्रमोशन ऑफ इक्विटी से आपको समस्या क्या है या किसी को क्या समस्या है? मैं तो इस सवाल सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, अगर इस बात पे किसी को दिक्कत है कि अगर कैंपस में आप कह रहे हैं प्रिंसिपल कौन है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपके अनुसार सारे टैलेंट वाले हैं, वाइस चांसलर सारे टैलेंट वाले हैं, वहाँ तो कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, फिर वहाँ अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं नवल किशोर जी कि जो आरक्षण से जाते हैं उनके अंदर टैलेंट नहीं होता है? आप खुद अपमानित कर रहे हैं ऐसे लोगों को, SC/ST के ऐसे लोगों को आप अपमानित कर रहे हैं ये बोलते हुए कि नहीं उनके अंदर टैलेंट नहीं है, वो आरक्षण से जाते हैं। नवल किशोर जी ये गलत बात है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये बात, ये गलत बात है। जो लोग आरक्षण से जाते हैं उनमें बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनके अंदर बहुत टैलेंट है। नवल किशोर यादव जी आपने अभी कहा, और दर्शक लाइव देख रहा है, सुन रहा है, दर्शक समझदार हैं, आपके इतना नहीं होंगे लेकिन कम से कम इतना समझते हैं कि आप क्या बोलते हैं मैं क्या बोलता हूँ। मैंने बोला कि इसी टीवी डिबेट में 1990 में डिबेट हुआ कि नहीं? अरे 90 में तो हम लोग कितने छोटे होंगे, 90 की बात आप यहाँ पर लेकर बैठे, अभी की बात हो रही है। छात्र सड़क पर उतरे हैं, नवल किशोर यादव जी, छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं और मुझे लग रहा है आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है तो आप सुन लीजिए। यूजीसी के नए नियम का विरोध इसलिए हो रहा है, भेदभाव की परिभाषा एक तरफा बताई गई है। नियमों में SC/ST, OBC, महिलाएं, दिव्यांग शामिल हैं, जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया है, सिर्फ आरोपी। वो ग्राफिक्स दिखाइए जरा, सिर्फ आरोपी माना गया है। जनरल कैटेगरी क्या मंगल ग्रह से आया है कि आप उसको आरोपी माने और वो बेचारा फिरता रहे? ये तो भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता ना। संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है। नवल किशोर यादव जी, जिस समानता के अधिकार को लेकर बार बार आप लोग ये दावा करते हैं उसको मानिए भी। समानता का अधिकार देता है देश का संविधान, और अगर उसमें भेदभाव किया जाएगा तो विरोध किया जाएगा। सुनिए मेरी बात, जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया, सिर्फ आरोपी माना गया। झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं है। फर्जी या गलत शिकायत करने वालों पर कोई जुर्माना या कार्रवाई तय नहीं किया गया है। 24 घंटे में कार्रवाई से यकीनन इसके गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ेगी। इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं है। EOC और इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई सदस्य नहीं है। कमेटी एक तरफा क्या फैसले नहीं देगी इसके खिलाफ? नवल किशोर जी, एक तरफा है ये, आप मानिए या नहीं मानिए, बिल्कुल भेदभाव है इसमें। अरे जनरल कैटेगरी के छात्र मंगल ग्रह से आए हैं, आप बार बार बोल रहे हैं एक तरफा। एक ही बात आप बोल रहे हैं, आप सुनिए तो पहले। छात्रों के अंदर राजनीति अपनी चमकाइए, कोई भी हो, बीजेपी हो, RJD हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, लेकिन कम से कम छात्रों को इस गंदी और घटिया जो जाति की राजनीति होती है ना उससे दूर रखना चाहिए। छात्रों को बराबरी का मौका मिले, छात्रों को अच्छा मौका मिले, अच्छे शिक्षक उनको पढ़ाएं, उनको ऐसा मौका मिले उनके पास अच्छी लाइब्रेरी हो, दुनिया भर की महंगी किताबें जो छात्र नहीं खरीद पाता है उसको मुहैया कराए सरकार। विदेशों से अच्छे टैलेंटेड शिक्षकों को बुलाकर ले आकर ट्रेनिंग दिया जाए छात्रों को, इसको बढ़ावा देना चाहिए। बैठ के यहाँ पर हर बात के, और रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था ना, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ से आते हैं? राष्ट्र कवि देश के। जाति की राजनीति में देश को गर्त में लेकर जाएंगे राजनीतिक दल, और उसमें बीजेपी हो, RJD हो, कोई कम नजर नहीं आ रही है। सारे कायर लोग एंकर रूम में बैठे हुए हैं। बहुत सही, एंकर ही देश को चला रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा। हम लोग इतने ताकतवर हो गए हैं, हमें लोग देश को चला रहे हैं। नंद किशोर यादव जी, हाँ, फिर इस तरह से एक वर्ग को भेदभाव का शिकार नहीं करना पड़ता और वो सड़क पर नहीं उतरता। तो आप बोल दीजिए ना, मोदी जी देश के मसीहा है, नए मंडल के मसीहा एक दौर पर, जिसको आप बोल दीजिए नए दौर के मसीहा है नरेंद्र मोदी। नहीं, हमारे बिहार पे आप क्यों बोलना चाहते हैं? अरे मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, और मैं भेदभाव के खिलाफ हूँ। मैं चाहती हूँ SC/ST छात्रों को, OBC छात्रों को अच्छी लाइब्रेरी मिले, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। जो SC/ST वर्ग के पैसे वाले लोग हैं वो गरीब दलितों का हिस्सा नहीं खा जाएं। मैं ये चाहती हूँ। आज का गरीब दलित आज भी गरीब ही क्यों बना हुआ है? लाइब्रेरी का फायदा केवल SC/ST OBC का है, केवल SC/ST OBC के लिए लाइब्रेरी बनेगा, क्या जाति के लिए नहीं बना। आप तो ये भी कह रही हैं हाँ कि लाइब्रेरी अगर कॉलेज में है तो सबके लिए है। और आपको ये भी नहीं मालूम है, चित्रा जी सुन लीजिए, बहुत आपने पढ़ के बताया, आपको ये अभी नहीं मालूम है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में SC/ST का लाइजन ऑफिसर है, OBC का लाइजन ऑफिसर है,
विमेन का कंप्लेंट सेंटर है, वहाँ पर हर चीज का है। इन्हीं चीजों को तो वो लोग वो सामने लाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके आधार पे क्योंकि पिछले 15 साल से 118% डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है कैंपस में। ये आप रिपोर्ट तो पढ़िए कुछ, ये ऐसे ही नहीं आया है बिना किसी रिपोर्ट के। तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आ गया, मंडल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे आया तो उसमें बहुत समस्या थी। बिना किसी रिपोर्ट के आधार पे अगर आ गया तो उसमें कोई समस्या नहीं था। बाबा साहब आम्बेडकर ने जब इस देश में आरक्षण की बात कही थी तो उसमें बेहतरी की बात कही थी गरीब दलितों की। आज भी जो हमारे गरीब दलित भाई बहन हैं वो गरीब क्यों बने हुए हैं? गरीब दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले वो कौन से सियासतदान हैं जो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बनाकर बैठे हुए हैं? और बेचारा हमारा गरीब दलित वो आज भी उसी तरह का गरीबी का शिकार है, वो आज भी गरीबी का शिकार ही है। नवल किशोर यादव जी, ठीक है, और हाल ही में अभी रिजल्ट आया था, ठीक है। मैं आ जाती हूँ बाकी डीके दुबे जी के पास आऊंगी और उसके बाद संजय भट्टागर जी के पास। डीके दुबे जी, सरकार में कौन है बताइए तो? हाँ, 15 ही साल हो गए कम से कम। ये तो इसके लिए तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती ना। 15 साल नहीं हुए महाराज, 15 साल नहीं हुए। 15 साल के अरे 15 गिनती तो ठीक कर लीजिए नवल किशोर जी। तो आप तो प्रोफेसर हैं, कहीं पढ़ाते हैं। 11-12 साल को 15 साल पढ़ाते होंगे, भगवान ही मालिक है आपके छात्रों का। नवल किशोर यादव, 14 में आई सरकार, 26 में इनको 15 साल की दिखाई दे रही है सरकार। अरे ये सरकार 29 तक है, समझ में आता है? गिनती तो कम से कम सही बोलिए, 26 में है गिनती, सही बोलिए 26 में। आप ही ने सिखाया है ना गिनती, स्कूलों पर कॉलेजों पर आप ही काफी पता है, आप ही ने पढ़ाया है गिनती। देखिए दुबे जी, सारी राजनीतिक पार्टियां एक चरित्र की हैं, तो आपको लग रहा है कोई मसला निकल पाएगा? डीके दुबे जी, नहीं, मसला तो 100% निकलेगा। वो इसलिए निकलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी एक पिटीशन फाइल हो गई है और उस पर 1-2 दिन में सुनवाई होने वाली है क्या कि जिस किसी ने भी इसको ड्राफ्ट किया है वो कानून जानता ही नहीं है, और जिस किसी ने भी इसको पीछे से कमेटी ने बनाया है उसको भारत के संविधान के विषय में जानकारी, मैं कहता हूं जानकारी भी नहीं है। क्योंकि देखिए, एक जगह तो आप ये कहते हैं कि कमेटी को अगर ये लगता है कि इसको पुलिस केस बनना चाहिए तो पुलिस केस वो पुलिस को फॉरवर्ड कर देगी, यानी कि अब उसकी गिरफ्तारी भी होगी। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि अगर कमेटी की रिपोर्ट से आप ग्रीवांस है, आप सेटिस्फाइड नहीं है तो ओम्बेड्समेंट के पास चले जाइए। अब मुझे बताइए कि जो पुलिस को भेज चुका होगा तो ओम्बेड्समेंट आपने बनाकर रखा, उसका रोल क्या है? यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर जब आपने कमेटी बनाई, उस कमेटी के अंदर आपने मैंडेटरी कुछ नहीं डाला कि भाई कोई समझ भी उसमें बैठेगा। और आप कहते हैं कि वीमेन है, वीमेन सबल भी हो सकती है, डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड सबल भी हो सकता है। तो उसका ये इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं करते कि अगर यूनिवर्सिटी ऐसा करती है तो वो एक भी सबल को नहीं रखेगी? हो सकता, छोड़ दीजिए, वो नहीं रखेगी। अब वो अगर तय कर लेगी तो वो पुलिस केस बनवा देगी। फिर आपने ओम्बेड्समेंट बनाकर रखा, उसका क्या रोल है? उसका तो कोई रोल ही नहीं बचता है। दूसरी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात चित्रा जी मुझे लगता है कि पता होनी चाहिए, वो ये है कि ये कानून नहीं है, इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ है, ना किसी मिनिस्ट्री का इस पर नाम लिखा है। इस पर नहीं लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कर रही है, इस पर नहीं लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कर रही है। ये कह रही है, ये नोटिफिकेशन पढ़िए, तो मैं तो दिमाग में यही सोच रहा था कि भाई बिना मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन कैसे हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि बनाने वालों ने जितना डिस्क्रिमिनेशन कर सकते थे उतना किया, और करने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं भेजा ताकि लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको पढ़ लेती। इसमें पंचुएशन इतनी गलत इस्तेमाल की गई है कि इसके इतने सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं कि अगर बायस हो जाए कमेटी तो जीवन खराब कर देगी स्टूडेंट का। अगर वो बायस हो जाए, मैं नहीं कहता कि बायस होगी कि नहीं होगी, लेकिन अगर बायस हो जाए तो ये सवाल पैदा होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर जब आप 50% रिजर्वेशन लेकर आते हैं और 50% रिजर्वेशन के अलावा जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो अच्छे छात्र हैं रिजर्वेशन के वो उसमें चले जाते हैं, तो टोटल लगभग 65 से 70% रिजर्व कैटेगरी चली जाती है और 30% अनरिजर्व रहती है। ये 30% वहां माइनॉरिटी में होती है, ये माइनॉरिटी में होती है, तो इसके खिलाफ वो 70% अगर एक लंब हो जाए तो इनको तो सबको बाहर कर देगा और इनके सबके खिलाफ कंप्लेंट करेगा। और अगर किसी यादव जी का जैसे ये बैठे हुए हैं कह रहे हैं, जो के साथ वक्त हमारे पास कम है, संजय भट्टागर जी की एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। माफी के साथ संजय जी प्लीज, मैं चाहूंगी इस पर क्या है टेक आपका?
ये सब कुछ मंडल कमंडल वाली सियासत का दौर है क्या जो लौट आया है, जिसमें बीजेपी भी अपने आप को बड़ा सूरमा ओबीसी का दिखाना चाहती है? देखिए, ऐसा है कि इसमें ये इतना राजनीति की जरूरत तो है नहीं, इट्स अ सोशल इशू। हम डिस्क्रिमिनेशन किसी भी फील्ड में हो, कोई किसी को नहीं अच्छा लगेगा, हर आदमी विरोध करेगा। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का भी हर आदमी सपोर्ट करेगा इस चीज़ को भी, लेकिन साथ में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ इक्वलिटी ऑफ लॉ भी होना चाहिए। जैसा कि कहा कि ये जो ड्राफ्ट, अभी तो ड्राफ्ट है, अभी तो ये अनंतिम है, अंतिम तो है भी नहीं, तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि इसमें अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर एक वर्ग, चलिए यहाँ सवर्ण ही की बात हो रही है, सवर्ण को लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय होगा या हो रहा है या वन साइडेड है, तो इसमें तो अमेंडमेंट्स अभी हो सकते हैं, अभी तो ड्राफ्ट स्टेज पे है। और दूसरी बात ये कि वैसे भी अगर हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो इक्वलिटी ऑफ लॉ तो होना ही चाहिए। यू कैन नॉट रॉब पीटर टू पे पॉल। ये अगर किसी को लग रहा है या किसी भी वर्ग को लग रहा है, मैं सवर्ण का बात नहीं कह रहा हूँ, तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं, ऐसा लगना नहीं चाहिए। यू शुड लुक जस्ट। तो अब इसमें देखिए क्या हो सकता है। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो ड्राफ्ट स्टेज पे है, अभी तो बहुत है, हो सकता है गवर्नमेंट भी लोगों की डिबेट के ज़रिए लोगों की ओपिनियन गैदर कर रही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फाइनली हो रहा है, लेकिन हाँ ये है कि एक वर्ग इससे डेफिनेटली नाराज़ है और ये लग रहा है कि ये वन साइडेड है अप टू एन एक्सटेंट। और वही लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। SC, ST, OBC के छात्रों का जो हक है वो उनको पूरा मिलना चाहिए। उनको इस बात का अधिकार है वो आगे बढ़ें, तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आरक्षण के जरिए जिन लोगों को ये सुविधाएं मिलती हैं उनको और आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष इसका यह भी है कि सरकारें अगर अपनी खालिस राजनीति में मंडल और कमंडल के दौर को वापस लेकर आएंगे और एक बड़े वर्ग के साथ नाइंसाफी करेंगी जिन्होंने एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था, वही लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ इस समय नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि भेदभाव किया जाएगा। अगर किसी भी सवर्ण छात्र के ऊपर आरोप लगा दिया जाए तो झूठी आरोप लगाने वाले छात्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यकीनन जो दूसरे वर्ग का छात्र है उसका करियर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। जब देश तरक्की कर रहा हो, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का हम दम भर रहे हो, तो टैलेंट को जगह मिलनी चाहिए। और इस तरह की जो व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें जातिगत तौर पर भेदभाव किया जा रहा है, कम से कम कॉलेज कैंपस, यूनिवर्सिटी, इसको दूर रखना चाहिए। जातियों को बढ़ावा अगर हम विश्वविद्यालय में देंगे तो जरा आप सोचिए हमारा देश किस गर्त में जाएगा। सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि ये देश है तभी हम हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।